नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम कर रहे थे। हमने 2019 से 2024 तक सभी पेपर का सॉल्यूशन देख लिया था। आज इस लेक्चर में हम ईएससी 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। ये सॉल्यूशन एसएससी जेई एग्ज़ाम, स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम और बाकी सभी जो जेई के एग्ज़ाम है सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। जो पुराने सॉल्यूशन हैं 2019 से 2024 तक की, उनकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इन सभी लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सिविल इंजीनियर्स डिस्कशन वाले के ऊपर मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 89 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 90, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द डिज़ाइन ऑफ द वेल्डेड टेंशन मेंबर। आप वेल्ड करके एक टेंशन मेंबर को बनाने लग रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट, एंटायर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग इज एज्यूम टू कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिव एरिया इन द केस ऑफ एंगल। तो जो एंगल होता है, जो कनेक्टेड लेग होती है, उसका पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा कंट्रीब्यूट करेगा टेंसाइल स्ट्रेंथ में। तो बिल्कुल सही बात है। एंगल क्या होता है, जैसे ये वाला सेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एंगल बोलते हैं। अब मान लो ये वाला एंगल कनेक्टेड है प्लेट के साथ, तो ये वाला तो पूरा का पूरा हिस्सा इसका स्ट्रेंथ के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। सेकंड स्टेटमेंट, टू एंगल बैक टू बैक एंड टैक वेल्डेड एज पर द कोडल रिक्वायरमेंट मे बी एज्यूम टू बिहेव एज ए टी सेक्शन। दो एंगल हैं, एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है। आपने बैक टू बैक रख के यहाँ पे उनको वेल्ड कर दिया, तो क्या ये टी सेक्शन की तरह बिहेव करेगा? भाई दिखने लग रहा है टी सेक्शन जैसी शेप बन गई इसकी, तो ये टी सेक्शन की तरह बिहेव करेगा। तीसरी स्टेटमेंट, चेक ऑन द स्लेंडरनेस रेशो मे बी नेसेसरी इन द सम केस। तो जो टेंशन मेंबर का हम स्लेंडरनेस रेशो देखते हैं कि भाई इतने से कम होना चाहिए, इतने से ज़्यादा होना चाहिए, तो हम स्लेंडरनेस रेशो को चेक करते हैं। तो पहली, दूसरी और तीसरी तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सैंपल ऑफ ड्राई सोयल इज कोटेड विद ए थिन लेयर ऑफ पैराफिन एंड ए मास ऑफ 460 ग्राम। भाई ड्राई सोयल का सैंपल था, आपने पैराफिन यानी कि भाई जैसे मोम टाइप का होता है ना, मोमबत्ती का मोम होता है, तो उस टाइप से यानी कि आपने उसको वैक्स वगैरह से कोट कर दिया। अब उसका टोटल वजन है 460 ग्राम। आपने उसको पानी में डुबोया, तो उसने कितनी वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया, 300 सीसी। यानी टोटल वॉल्यूम उसकी कितनी हो गई भाई, सोयल की सैंपल की, और जो आपने उसको कोट कर रखा यानी कि लपेट रखा पैराफिन के अंदर, 300 सीसी हो गई। द पैराफिन इज पील ऑफ एंड इट मास वाज फाउंड टू बी 9 ग्राम। जो पैराफिन है, जो आपने मोमबत्ती का भाई मोम लगा रखा है सोयल के ऊपर, उसका वजन कितना, 9 ग्राम। स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 है, और पैराफिन जो आपने वैक्स लगाया है उसकी है 0.9। तो वोइड रेशो क्या रहेगा? तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा, जो भाई पैराफिन आपने यूज किया है उसकी वॉल्यूम कितनी है। इस वाले मेथड को हम किसके लिए यूज करते हैं, गामा ड्राई निकालने के लिए। भाई ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए हम इस वाले मेथड को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं भाई, एक पानी का कंटेनर रहता है, और जो सोयल का सैंपल है उसको आपने चारों तरफ भाई मोमबत्ती के मोम से या भाई कुछ ऐसे सब्सटेंस से लपेट के इसके अंदर डाल दिया। इसमें डालोगे तो कुछ वॉल्यूम का पानी बाहर जाके नहीं गिर जाएगा। इस सैंपल का वजन हमें पता है भाई, वेट कितना है, वॉल्यूम हमें पता चल गई, हम ड्राई डेंसिटी इजीली निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें वो निकालनी पड़ेगी जो भाई आपने पैराफिन लगाया है उसकी वॉल्यूम कितनी है। तो वॉल्यूम किसके बराबर होती है, वॉल्यूम होती है वेट डिवाइड बाई डेंसिटी। वेट कितना दिया हुआ, वेट दिया हुआ आपको 9 ग्राम, डेंसिटी कितनी है 0.9। भाई इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, तो वेट कितना, वो डेंसिटी कितनी होगी 0.9 ग्राम सीसी। वजन कितना है 9 ग्राम। तो जो आपने पैराफिन लगाया है उसकी वॉल्यूम कितनी आ गई, उसकी वॉल्यूम आ गई 9 सीसी। सोयल की वॉल्यूम कितनी बची, तो सोयल की वॉल्यूम हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम में से आप उसकी पैराफिन की माइनस कर दो, तो 300 में से आपने ना उसको माइनस कर दिया, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10 सीसी। ठीक है, तो सोयल की वॉल्यूम कितनी आ गई 290 सीसी। और सोयल का वजन कितना है, टोटल वजन था 460 ग्राम। आपने उसके ऊपर मोम लगा रखा, उसका अगर वजन था 9 ग्राम, तो सोयल का वजन कितना हो गया 451 ग्राम। सोयल का वजन कितना हो गया 451 ग्राम, डिवाइड बाय वॉल्यूम। सोयल की हमने क्या निकाल ली, ड्राई डेंसिटी। सोयल की हमने क्या निकाल ली, ड्राई डेंसिटी 1.55 ग्राम पर सीसी। और ड्राई डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला होता है G गामा W/1 + E। यही फॉर्मूला होता है ड्राई डेंसिटी का। आपको ड्राई डेंसिटी पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है आपको, और ये यूनिट वेट ऑफ वाटर पता है भाई, 1 ग्राम पर सीसी हम लेने लग रहे हैं।
तो हमारा वाइड रेशो कितना आ जाएगा 0.704। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। अगला क्वेश्चन, ए मार्शलिंग यार्ड इन रेलवे सिस्टम प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर। रेलवे में जो मार्शलिंग यार्ड यूज़ करते हैं उसका फंक्शन क्या होता है? तो वहाँ पे ट्रेनें आएंगी, यानी कि ट्रेन को रिसीव करेगा, ब्रेकअप करेंगे उनको, रिफॉर्मिंग एंड डिस्पैच ऑनवर्ड ऑफ द ट्रेन। भाई ट्रेन ने आई, ब्रेकअप मतलब अलग अलग डिब्बे को अलग अलग कर दिया, दोबारा से नई ट्रेन को बनाया और भाई फिर आगे डिस्पैच कर दिया। तो ये किसका फंक्शन होता है? मार्शलिंग यार्ड का। अगला क्वेश्चन, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स इज रेलिवेंट इन डिटरमाइनिंग दी। तो जो कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स होता है ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तो ये वाला क्वेश्चन तो एसएससी जेईई 2023 के अंदर आया भी हुआ है। 23 नहीं, शायद ये 2022 वाले पेपर में आया था। तो इंजीनियरिंग सर्विस के पुराने क्वेश्चन को उठा के एसएससी जेईई के अंदर और भाई जो स्टेट के एग्जाम होते हैं उनके अंदर देते हैं। कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स किसके लिए होता है? जो वुडन स्लीपर्स की मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है उसको निकालने के लिए। किसके लिए? मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ दी वुडन स्लीपर। 93 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पहले दूसरे गलत हैं। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स किस लिए? मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द वुडन स्लीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल फ्लो ऑन टू अप्रोच रोड ऑफ एन इंटरसेक्शन आर रिस्पेक्टिवली 500 पैसेंजर कार यूनिट पर आवर एंड 300 पैसेंजर कार यूनिट पर आवर। भाई दो रोड हैं, ठीक है, आपस में इंटरसेक्ट करने लग रहे हैं दोनों रोड। एक के अंदर है 500 व्हीकल पर आवर, एक में है 300 व्हीकल पर आवर। कोरोस्पोंडेंस सैचुरेशन फ्लो इज 1600 पैसेंजर कार यूनिट ऑन इच रोड। सैचुरेशन फैक्टर का क्या मतलब है? भाई ज़्यादा से ज़्यादा कितने व्हीकल आ सकते हैं? तो कितने व्हीकल आ सकते हैं? 1600 गाड़ियाँ आ सकती हैं 1 घंटे के अंदर। टोटल लॉस्ट टाइम पर साइकिल पर सिंगल साइकिल इज 16 सेकेंड। जो लॉस्ट टाइम हो जाता है भाई वो कितना है? 16 सेकेंड का। लॉस्ट टाइम कितना है? 16 सेकेंड का। ऑप्टिमम साइकिल टाइम बाय द वेबस्टर मेथड। तो ऑप्टिमम साइकिल टाइम क्या होगा? जो आप ये ट्रैफिक सिग्नल डिज़ाइन करते हो, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है ये, और पिछले साल भी देखा हमने, इस साल भी देखा, ट्रैफिक इंजीनियरिंग से बढ़िया क्वेश्चन आने लग रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो सबसे पहले वेबस्टर मेथड क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। बाकी साइकिल टाइम क्या होता है? भाई साइकिल एक कंप्लीट फुल इंडिकेशन जो होती है उसको हम साइकिल टाइम बोलते हैं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल है, एक कंप्लीट साइकिल क्या हुई भाई? पहले ग्रीन लाइट आई, फिर येलो लाइट, फिर रेड लाइट, ठीक है, या फिर कह लो पहले रेड आई, फिर येलो आई, फिर रेड लाइट आई। तो एक कंप्लीट साइकिल है, उसका टाइम हमें निकालना पड़ता है। उसका फॉर्मूला वेबस्टर ने बताया था, क्या बताया था? C इज इक्वल टू 1.5 L+5 डिवाइड बाई 1 माइनस समेसन Q/S। कहीं कहीं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख देते हैं भाई 1.5 L+5 डिवाइड बाई 1 माइनस वाई, ठीक है, कहीं कहीं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख देते हैं। तो चीज़ एक ही है। अब ये y कह लो इसको या फिर Q/S कह लो, ये क्या है? Q तो हो गया भाई प्रेजेंट में कितने व्हीकल हैं, Q क्या है? प्रेजेंट में कितने व्हीकल हैं, और S क्या है? सैचुरेशन फैक्टर, यानी कि मैक्सिमम कितने व्हीकल आ सकते हैं। वो वाली चीज़ आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई मिलेगी, वो वाली चीज़ आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई मिलेगी। जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर पहले रोड के ऊपर 500 गाड़ियाँ हैं और मैक्सिमम कितनी आ सकती हैं? 1600। तो ये फैक्टर कितना हो गया? सैचुरेशन फैक्टर 500 डिवाइड बाई 1600, और दूसरे रोड के लिए कितना हो गया? 300 डिवाइड बाई 1600। इन दोनों को आपको ऐड कर देना है। 500 बाई 1600 प्लस 300 बाई 1600, 1/2 सैचुरेशन फैक्टर आ गया आपका। लॉस्ट टाइम पर साइकिल लेंथ में कितना है? 16 सेकंड। ये आपको पहले एक क्वेश्चन में दे रखे होगा, फॉर्मूले में पुट करना 1.5 L-5 वो +5 डिवाइड बाई 1 माइनस वाई। फॉर्मूला आप दोबारा देख लो, पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। जैसे पिछली बार पूछा था भैया अप्रोक्सीमेट मेथड के अंदर जो इनिशियल अप्रोक्सीमेट हम कितना लेते हैं? तो 7 सेकंड का लेते हैं, और पैसेंजर की स्पीड कितनी लेते हैं? 1.2 मीटर पर सेकंड लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वेबस्टर मेथड का फॉर्मूला और कैसे निकालते हैं, इसमें क्या चीज़ें क्या है। अगला क्वेश्चन, तो इसको रहने दो, ये सिलेबस में नहीं है आपके। अगला क्वेश्चन, ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एसएससी और स्टेट के एग्ज़ाम के लिए। तो इनका भाई क्या मतलब वो आप देख लो। ए का मतलब भाई दोनों स्टेटमेंट सही हैं और स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बी का मतलब दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं करती। सी का मतलब 1 ट्रू 2 फॉल्स, और डी का मतलब आप देख लो। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहली स्टेटमेंट, ग्लास यूज एज ए शीट इन द बिल्डिंग इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इज ट्रांसपेरेंट।
जो ग्लास हम शीट के तौर पे बिल्डिंग में यूज करते हैं वो क्रिस्टलाइन होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। भाई जो ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, सही बात है, लेकिन क्रिस्टलाइन नहीं होता। ग्लास क्या होता है? एमोरफस सॉलिड होता है। ग्लास क्या होता है? एमोरफस सॉलिड। एमोरफस सॉलिड का क्या मतलब है भाई? जिसके अंदर कोई फिक्स डेफिनेट पैटर्न ना हो। क्रिस्टल का क्या मतलब है भाई? जैसे कि जो एटम है वे एक फिक्स पैटर्न में अरेंज होंगे भाई, ट्रायंगुलर पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, ठीक है। लेकिन ग्लास क्या है? एमोरफस। भाई कोई पार्टिकल किधर जा रहा है, कोई पार्टिकल किधर जा रहा है, यानी कोई फिक्स अरेंजमेंट वाला सिस्टम नहीं है। तो ग्लास के अंदर कोई भी क्रिस्टल नहीं होता। सेकंड स्टेटमेंट, ग्लास इज ऑब्टेन बाय द फ्यूजन ऑफ सिलिकेट ऑफ सोडियम एंड सिलिका बोथ ऑफ विच आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। ग्लास को बनाने के लिए हम सिलिकेट ऑफ सोडियम और कैल्शियम का यूज करते हैं, जो कि दोनों के दोनों क्रिस्टल हैं। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ग्लास नॉन क्रिस्टलाइन एमोरफस सॉलिड होता है। ग्लास को बनाने के लिए हमें कुछ क्रिस्टल सॉलिड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे सिलिकेट ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम। अगला क्वेश्चन, लाइम सुर्खी मोर्टार इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनीकट सिंस द 19th सेंचुरी। यानी कि जो डैम वगैरह बनाने के लिए लाइम सुर्खी का हम यूज करते आ रहे हैं पुराने ज़माने में, तो सही बात है। पोर्टलैंड सीमेंट इज ए रिसेंट मटेरियल कंपेयर टू लाइम सुर्खी मोर्टार विच इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो रिसेंट भाई अभी अभी यूज़ करनी शुरू करी है, पिछले 100-150 सालों से सीमेंट तो अभी यूज़ करनी शुरू करी है, सही बात है। और लाइम मोर्टार या सुर्खी मोर्टार से बढ़िया प्रॉपर्टी होती है इसकी, तो ये भी सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करती। अगला क्वेश्चन, रैपिड मेथड ऑफ कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन विल टेक ओनली 3 days। जो रैपिड मेथड ऑफ कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन का वो केवल 3 दिन लेता है, तो सही बात है। दिस रैपिड मेथड डिपेंड अपॉन क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इन द वार्म वाटर एट अबाउट 55 डिग्री सेल्सियस। जो रैपिड मेथड होता है उसके अंदर हम कंक्रीट को भाई 55 डिग्री के ऊपर क्योर करते हैं, यानी कि एक्सेलरेटेड क्यूरिंग हो गई, इस वजह से 3 दिन में ही पूरा हो जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करने लग रही हैं। इसमें अगर किसी को डाउट हो ना भाई कैसे करें, स्टेटमेंट वाले में बहुत बच्चों को डाउट होता है, तो क्या करो, दोनों स्टेटमेंट को आप एक साथ पढ़ के देखो और बीच में भी कोज लगा के देखो। अगर सही बैठ रही है बात तो ठीक है, वरना फिर नहीं है। ईजी तरीका यही है, क्योंकि इसके बीच में आप भी कोज लगा के देखोगे तो ये पूरी वही एक दूसरे को एक्सप्लेन करने लग रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, RMC इज प्रेफरेबली यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लार्ज प्रोजेक्ट। जो रेडी मिक्स कंक्रीट होती है वो लार्ज प्रोजेक्ट के अंदर हम उसको यूज करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, RMC इज एडेप्टेबल टू अचीव एनी डिजायर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विद द साइमल्टेनियसली क्वालिटी कंट्रोल। तो जो रेडी मिक्स कंक्रीट होती है वो हम बड़े प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और इसके अंदर हम डिजायर स्ट्रेंथ को अचीव करते हैं और क्वालिटी कंट्रोल के भी इसके अंदर बढ़िया रहता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रही हैं। भाई बड़े प्रोजेक्ट में यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी स्ट्रेंथ को अचीव कर सकते हैं और बढ़िया क्वालिटी कंट्रोल रहता है। अगला क्वेश्चन, इन दी बोल्टेड जॉइंट ऑल सिमिलरली प्लेस बोल्ट शेयर द लोड इक्वली। भाई अगर सिमेट्रिकली प्लेस लोड वो है बोल्ट है, यानी कि सेम जगह पे आपने बोल्ट को प्लेस किया है तो उनके ऊपर सेम लोड लगेगा, बिल्कुल सही बात है। जैसे इसके अंदर देखो भाई, जो सबसे बाहर वाला बोल्ट है ऊपर की तरफ वाला और नीचे की तरफ वाला, तो उनके ऊपर तो सेम लोड लगेगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, बोल्ट आर प्लेस इन होल हैविंग स्लाइटली लार्जर डायमीटर। जो बोल्ट होते हैं उनको हम ऐसे होल जो होल करते हैं उसका डायमीटर हल्का सा बोल्ट के होल से ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल सही बात है, तभी तो बोल्ट उसके अंदर जाके फिट होएगा। दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करने लग रही। तो 101 क्वेश्चन का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, In a reinforced concrete beam, bond stress develop is due to the pure adhesion and friction and mechanical resistance। जो RCC की बीम होती है, बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप किसकी वजह से होता है? एडहेजन की वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से और मैकेनिकल रेजिस्टेंस की वजह से। तो बिल्कुल सही बात है, स्टील के अंदर कंक्रीट के अंदर बॉन्ड इन्हीं की वजह से तो बनता है भाई, एडहेजन होता है, फ्रिक्शन होता है और मैकेनिकल रेजिस्टेंस की वजह से। सेकेंड स्टेटमेंट, एडिक्वेसी ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी कंपनसेटेड बाय प्रोवाइडिंग एंड एनकरेज इन द RCC बार। भाई मान लो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़िया नहीं बनी, ठीक है भाई, कम पड़ने लग रही है बॉन्ड की स्ट्रेंथ, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? या तो भाई सरिये ज़्यादा प्रोवाइड कर दो आप, भाई पहले एक सरिया था आपने 2 सरिये प्रोवाइड कर दिए। या फिर क्या कर सकते हो भाई, पहले 10 mm का सरिया था, अब आपने क्या करा 6-6 mm के 3 या 4 सरिये प्रोवाइड कर दिए
और क्या कर सकते हो भाई, बैंड को आप जो सरिया होता है उसको बैंड करके हुक टाइप से बना सकते हो। तो सेकंड स्टेटमेंट में वो वहीं कहने लग रहा है भाई आप बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो अगर आपने सरिये को मोड़ के हुक टाइप से बना दिया। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करने लग रही, ठीक है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनिंग, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ए डमी इज एन एक्टिविटी इन द नेटवर्क। जो डमी होती है क्या वो एक्टिविटी होती है? तो जी नहीं, पहली स्टेटमेंट गलत है, डमी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। डमी हम यूज क्यों करते हैं? दो अलग अलग एक्टिविटी होती हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए या फिर अपने नेटवर्क डायग्राम को बनाने के लिए हम डमी का यूज कर लेते हैं। जैसे नाम से ही पता चलने लग रहा है भाई डमी हो गया, तो कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। ए डमी इज ए रिप्रेजेंटेशन इन द नेटवर्क रिक्वायरिंग नो टाइम एंड नो सक्सेस। जो डमी होती है उसको ना तो किसी टाइम की ज़रूरत होती, ना रिसोर्स की ज़रूरत होती, और ना उसको सक्सेस होने की ज़रूरत होती, ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट सही है, पहली गलत है। केवल रिलेशनशिप शो करने के लिए हम डमी का यूज करते हैं, इसको अंदर ना टाइम लगता ना रिसोर्स लगते। अगला क्वेश्चन, इन एरिया वेयर एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन आर ए रेगुलर फीचर एंड मोर सो पर्टिकुलरली इन विंटर इट इज़ नेसेसरली टू यूज द लाइट ऑयल फॉर ऑटोमोबाइल दैन इन समर। भाई जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसे बर्फ़ पड़ गई -10 डिग्री -20 डिग्री, तो भाई वहाँ आपको लाइट ऑयल यूज करने पड़ते हैं। लाइट ऑयल का क्या मतलब है? जिसकी विस्कोसिटी कम हो और जो भाई बहुत कम टेम्परेचर होने के ऊपर भी जमे नहीं, ठीक है। तो उस टाइप के ऑयल हमें यूज करने पड़ते हैं। लाइट का मतलब उसकी डेंसिटी से कोई संबंध नहीं है। लाइट मतलब जैसे वही किसी चीज़ को आपने ठंडा कर दिया तो ऑयल का वो होता है, वो विस्कोसिटी उसकी बढ़ जाती है, जमने लगता है वो एक टाइप से, ठीक है। और लाइट ऑयल विस्कोसिटी उसकी बहुत कम रहेगी, कम टेम्परेचर पे भी वो लिक्विड रहेगा। दूसरी स्टेटमेंट पहली सही है, दूसरी में देखते हैं क्या कहने लग रहा है। लाइटर इन द स्टेटमेंट 1 रेफर टू द ऑयल डेंसिटी विच मे बी एडजस्टेड बाय द एडमिक्सचर। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है। लाइटर का मतलब उसकी डेंसिटी से नहीं है, लाइटर का मतलब है उसकी विस्कोसिटी। भाई वो उसकी विस्कोसिटी क्या रहेगी? कम रहेगी, और वो लिक्विड रहेगा सर्दी के टाइम, ताकि इंजन को कोई खराबी नहीं आए। अगला क्वेश्चन, बर्नौली इक्वेशन इज अप्लीकेबल टू एनी पॉइंट इन द फ्लो फील्ड प्रोवाइडेड द फ्लो स्टेडी एंड इरोटेशनल। तो बर्नौली इक्वेशन को आप कब अप्लाई कर सकते हो? जब हमारा फ्लो क्या हो? स्टेडी फ्लो हो और इरोटेशनल हो। तो बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट, द इंटीग्रेशन ऑफ यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन टू डिराइव द बर्नौली इक्वेशन इन्वॉल्व द assumption दैट द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट एंड दैट द फ्लो कंडीशन डू नॉट चेंज विद टाइम एट एनी पॉइंट। तो सेकंड स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन भी करने लग रही है। भाई बर्नौली के अंदर हमारा एजम्पशन क्या था? स्टेडी था, इरोटेशनल था। और ये एजम्पशन हमारा क्यों लेते हैं? क्योंकि जब हम यूलर इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, पहले तो हमें यूलर इक्वेशन ही निकालनी पड़ती है ना, और जब उसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो स्टेडी फ्लो मान लेते हैं। तो डी वी बाई जो डी टी है वो जीरो हो जाता है, और हम ये भी मानते हैं कि भाई वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो इस वजह से वो इरोटेशनल फ्लो भी हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट सही भी हैं, और ये सेकंड स्टेटमेंट पहले को एक्सप्लेन भी करती है। ये आप देख सकते हो भाई, यूलर इक्वेशन को हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है बर्नौली इक्वेशन लगाने के लिए, और उसके अंदर हमें ये असम्पशन लेने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ए स्लोपिंग ग्लेशियर इज ऑलवेज प्रेफरेबल ओवर ए हॉरिजॉन्टल बेड फॉर लोकेटिंग ए हाइड्रोलिक जंप। ए स्लोपिंग ग्लेशियर इज ऑलवेज प्रेफरेबल ओवर ए हॉरिजॉन्टल बेड फॉर लोकेटिंग ए हाइड्रोलिक जंप। जो भाई जहाँ पे आपको हाइड्रोलिक जंप प्रोवाइड करना होता है, तो वहाँ क्या हम स्लोपिंग ग्लेशियर को प्रोवाइड कर सकते हैं? जी नहीं, हम स्लोपिंग ग्लेशियर को प्रोवाइड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इससे हाइड्रोलिक जंप की लेंथ इंक्रीज हो जाती है और एनर्जी लॉस इसके अंदर कम होता है, तो इस वजह से हम स्लोपिंग ग्लेशियर को प्रोवाइड नहीं करते। सेकंड स्टेटमेंट, हाइड्रोलिक जंप इज बेस्ट डिसिपेटर ऑफ एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर। जो एनर्जी ख़त्म करनी होती है जब हमें फ्लोइंग वाटर की, तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? हाइड्रोलिक जंप। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहली गलत है। भाई ओपन चैनल फ्लो क्या लो या फिर इरीगेशन के अंदर आखिरी में आपने पढ़े होंगे ना भाई, हम ये क्या बोलते हैं इसको, कनाल फॉल बनाते हैं ना। कनाल फॉल यानी कि फ्लोइंग वाटर की जब एनर्जी एक्सेस हो जाती है उसको ख़त्म करने के लिए, तो उसके अंदर जो स्लोपिंग ग्लेशियर है उसको हम प्रेफरेबल नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी लॉस अच्छे से हो नहीं पाता और उसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। स्टेटमेंट 1
एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर बाय इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी बेटर मेथड देन एनी अदर मेथड ऑफ द स्लज ट्रीटमेंट। स्लज ट्रीटमेंट का कौन सा मेथड बढ़िया होता है? एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर, ये बढ़िया मेथड होता है। तो बिल्कुल सही बात है, एन और एरोबिक मेथड बढ़िया होता है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। ड्यूरिंग एन एरोबिक स्लज डाइजेशन CH4 इज प्रोड्यूस एंड ऑल्सो रोडेंट एंड अदर पेस्ट आर अट्रैक्टेड व्हेन डाइजेशन स्लज इज ड्राइड। तो एन एरोबिक स्लज में क्या होता है? मीथेन प्रोड्यूस होती है, और जो रोडेंट होते हैं और जो पेस्ट होते हैं वे भी अट्रैक्टेड हो जाते हैं जब डाइजेशन स्लज हमारा ड्राई हो जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और दूसरी स्टेटमेंट पहले को एक्सप्लेन भी करने लग रही है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए भाई। एनारोबिक बढ़िया होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर मीथेन पैदा होती है, और जब ये सूख जाएगा तो भाई रोडेंट यानी कि जो चूहे वगैरह होते हैं या पेस्ट होते हैं उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। भाई आगे डिकम्पोज वगैरह करना होगा तो ये करवा देंगे। 108 नंबर क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, ए नोमोग्राम इज रेडिली recognized to compute any two hydraulic parameter like discharge, pipe slope and flow velocity in the pipe if the other two are known। तो जो नोमोग्राफ होता है उसकी हेल्प से आप कोई भी हाइड्रोलिक पैरामीटर आप निकाल सकते हैं, जैसे भाई डिस्चार्ज, डायमीटर, पाइप का स्लोप और वेलोसिटी। तो पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। हाइड्रोलिक पैरामीटर कैन बी डिटरमाइन बाय यूजिंग द मैनी और चेजी formula and a nomograph is a organized compilation of number of such varied computational। जो भाई हाइड्रोलिक पैरामीटर हैं जैसे वेलोसिटी, स्लोप, डिस्चार्ज, ये आप कैसे निकाल सकते हो? मैनिंग फार्मूला से या चेजी फार्मूला से आप निकाल सकते हो। और नैनोमोग्राफ क्या होता है? जो इस टाइप के अदर अदर कंप्यूटेशंस होते हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन कंपाइलेशन होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करती हैं। तो नोमोग्राफ क्या होता है? डायग्राम होता है, ये रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन 3 और मोर वेरिएबल क्वांटिटी बाय मीन्स ऑफ नंबर ऑफ स्केल सो दैट द वेरिएबल कैन बी फाइंड आउट बाय ए सिंपल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। भैया ग्राफ टाइप का होता है, दो चीज़ें आपको पता है तो बाकी चीज़ें आप अपने आप निकाल लोगे। चेजी फॉर्मूला आप देख सकते हो और मैनिंग का फॉर्मूला आप ये देख सकते हो। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करती हैं। अगला क्वेश्चन, फील्ड कैपेसिटी ऑफ ए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज द टोटल मॉइस्चर दैट कैन बी रिटेन इन द वेस्ट सैंपल अगेंस्ट द ग्रेविटी। भाई म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की फील्ड कैपेसिटी क्या होती है? भाई फील्ड कैपेसिटी की वैसे भी डेफिनेशन आपको पता है, इरीगेशन में पढ़ते हैं। अब उसने सोयल की जगह म्युनिसिपल वेस्ट लिख दिया। भाई मैक्सिमम वाटर कंटेंट जो ग्रेविटी के अगेंस्ट हमारी सोयल है वो रिटेन कर सकती है। यहाँ पे क्या म्युनिसिपल वेस्ट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फील्ड कैपेसिटी। सेकंड स्टेटमेंट, फील्ड कैपेसिटी ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस इन डिटरमाइनिंग द वॉल्यूम ऑफ लीचेंट इन द लैंडफिल। भाई जो लीचेंट होते हैं उनकी वॉल्यूम निकालने के लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। लीचेंट क्या होते हैं? भाई जहाँ पे ढेर सारा कूड़ा डंप होता है ना, म्युनिसिपल वेस्ट जहाँ पे डंप होता है तो वहाँ से कुछ लिक्विड सा रिसने लगता है, यानी कि लिक्विड सा फ्लूइड टाइप का वहाँ से निकलने लगता है। भाई काफ़ी हार्मफुल होता है वो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लीचेंट बोलते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो फील्ड कैपेसिटी भाई कितना पानी उसमें रिटेन होता है और उससे हम क्या निकाल सकते हैं? लीचेंट कितनी होंगी। अगला क्वेश्चन, प्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट, वोलेटाइल मैटर एंड फिक्स कार्बन। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का हमें अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करते हैं क्या निकालने के लिए? भाई मोटे मोटे पैरामीटर निकाल लेंगे, मॉइस्चर कंटेंट कितनी है, वोलेटाइल मैटर कितना है, फिक्स कार्बन कितना है। एक होता है अल्टीमेट एनालिसिस। अल्टीमेट एनालिसिस से हम क्या निकाल लेंगे? फुल रेंज ऑफ केमिकल कंपोजिशन। भाई उसके अंदर सारे केमिकल क्या है और पूरी एनर्जी वैल्यू हम पूरा डिटेल करेंगे तो अल्टीमेट एनालिसिस में होगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करने लग रही। अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में हम देख सकते हो ये चीज़ें निकालते हैं, मॉइस्चर हो गई, वोलेटाइल मैटर, एस एंड फिक्स कार्बन। अगला क्वेश्चन, द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन ऑन द एनवायरनमेंट में कॉम्प्रोमाइज एक्सेलरेटेड इंक्रीज इन द ग्लोबल वार्मिंग एज वेल एज सिग्निफिकेंट राइज इन द मीन सी लेवल। जो ग्रीन हाउस गैस होती है उससे क्या हो सकता है? भाई टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, सही बात है, और मीन सी लेवल में इंक्रीज आ जाएगा। भाई टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो बर्फ़ पिघल जाएगी, बर्फ़ पिघलेगी तो समुद्रों का लेवल बढ़ जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट, ग्रीन हाउस गैस एमिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज लैंड मास, इंक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी एंड फूड शॉर्टेज। ग्रीन हाउस गैस से क्या होएगा? भाई ज़मीन खत्म हो जाएगी। भाई जब बर्फ़ पिघल जाएगी तो चारों तरफ पानी पानी हो जाएगा तो ज़मीन तो ख़त्म हो ही जानी है। पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी। भाई ज़मीन ख़त्म हो जाएगी,
तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि एक ज़मीन के ऊपर कितने आदमी रहते हैं वो डेंसिटी बढ़ जाएगी और खाने की कमी हो जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करने लग रही। अगला क्वेश्चन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वे इज टू वर्क फ्रॉम वॉल टू पार्ट। तो सही बात है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या है, वॉल टू पार्ट। और ऐसा हम क्यों करते हैं, वर्किंग फ्रॉम वॉल टू पार्ट एंश्योर द प्रिवेंशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ पॉसिबल एरर इन सर्वे वर्क ओवर द लार्ज एरिया। वॉल टू पार्ट के हम काम करते हैं, इस वजह से क्या होती हैं, जो एरर होती हैं वो एक्यूमुलेट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो पहली भी सही है, दूसरी भी सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करने लग रही हैं। भाई हम वॉल टू पार्ट क्यों करते हैं, ताकि एरर हमारी इकट्ठी ना हो। भाई पहले आपने छोटा एरिया मापा, फिर बड़ा एरिया, फिर उससे बड़ा एरिया, तो उससे क्या होएगा, छोटे एरिया में गलती करी तो बड़े में भी गलती हो जाएगी, उससे बड़े में भी गलती हो जाएगी। इससे बढ़िया आप क्या करो, जो आपका पूरा बड़ा एरिया है उसको 10-15 छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लो, फिर उन सबको अलग अलग सर्वे करो। तो मान ले एक छोटे वाले टुकड़े में एरर होएगी तो बाकी टुकड़ों के अंदर एरर थोड़ी ना होएगी। तो इस वजह से हम वॉल टू पार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, कंपास सर्वे इज यूज बाय जियोलॉजिस्ट टू लोकेट द मैग्नेटिक ओर। जो कंपास सर्वे होता है उसकी हेल्प से अब मैग्नेटिक ओर्स को पता कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है भाई, वो कंपास सर्वे किसके ऊपर काम करता है, कंपास सर्वे के अंदर एक मैग्नेट होता है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर अपने आप को अलाइन कर लेता है, और जहाँ पे मैग्नेटिक ओर्स होंगे वहाँ पे भी उसकी डिफ्लेक्शन आ जाएगी। तो हम पता कर सकते हैं मैग्नेटिक ओर कहाँ पे है, यानी ज़मीन के अंदर आयरन वगैरह कहाँ पे दबा हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट, लोकल अट्रैक्शन कोज एरर इन कंपास सर्वे ड्यू टू टेरिस्ट्रियल फीचर आइदर नेचुरल और मैन मेड। लोकल अट्रैक्शन की वजह से कंपास सर्वे के अंदर एरर आ जाती है, भाई चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो। तो दूसरी स्टेटमेंट भी सही है लेकिन आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करने लग रही। तो कंपास सर्वे के अंदर हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक ओर्स को पता करते हैं। जो नीडल होती है कंपास की, भाई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करते हैं, जहाँ पे मैग्नेटिक ओर्स होंगे वहाँ अपने आप को डाउनवर्ड वो शिफ्ट कर लेगा। ठीक है, मान लो ज़मीन के नीचे लोहा है, चुंबक है, तो मैग्नेट की नीडल नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और लोकल अट्रैक्शन आपको पता ही है भाई, मैन मेड भी हो सकती है, भाई कोई इलेक्ट्रिकल का पोल है, वायर है, तो उस वजह से भी, और नेचुरल भी हो सकती है। PCA इज ए, अगला क्वेश्चन, BCA इज ए प्रेफर्ड रॉ मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिट्यूमिनस पेमेंट इन द एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल। जहाँ पे ज़्यादा बारिश होने लग रही है तो हम किस चीज़ का यूज कर सकते हैं, PCA का। ये PCA क्या चीज़ है, ये प्लास्टिक कोटेड एग्रीगेट। एग्रीगेट के ऊपर हल्की सी फिल्म रहेगी प्लास्टिक की, प्लास्टिक कोटेड एग्रीगेट। तो सही बात है, जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहाँ हम PCA को यूज करेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट, इन PCA नो स्ट्रिपिंग इज नीडेड एज देयर इज इम्प्रूव बाइंडिंग एंड देयर बाय स्टेबिलिटी इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड। जो प्लास्टिक कोटेड एग्रीगेट होता है इसके अंदर स्ट्रिपिंग नहीं होती, इसकी वजह से इसमें बाइंडिंग बढ़िया होती है और इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़िया होती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही भी हैं और दूसरी स्टेटमेंट पहले को एक्सप्लेन भी करती है। भाई हम ज़्यादा बारिश में PCA को क्यों यूज करेंगे, इसमें स्ट्रिपिंग नहीं होती और बढ़िया बाइंडिंग होती है। स्ट्रिपिंग का क्या मतलब है, भाई उसकी जो पतली सी फिल्म है, एग्रीगेट का कोई टुकड़ा मतलब फिल्म उसकी अलग हो जाए तो उसको हम स्ट्रिपिंग बोलते हैं। तो प्लास्टिक कोटेड एग्रीगेट हम यूज कर सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती हो। अगला क्वेश्चन, सेरमेट एज रिफ्रैक्टरी मटेरियल इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रॉकेट एंड जेट्स। तो जो सेरमेट होता है उसके अंदर कले 80% होती है, एल्यूमिनियम 20%। उसको हम रॉकेट और जेट के कंस्ट्रक्शन के अंदर हम उसको यूज करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, सेरमेट कंटेनिंग मेटल्स विच आर स्टेबल एट टेम्परेचर एज हाई एज 600 डिग्री सेल्सियस रजिस्ट द सडन शॉक। तो भाई सेरमेट होता है उसके अंदर ऐसे मेटल होते हैं जो हाई टेम्परेचर के ऊपर भी स्टेबल रहते हैं, इस वजह से हम इसको यूज कर सकते हैं रॉकेट और जेट के अंदर। तो पहली दूसरी दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दूसरी एक्सप्लेन भी करने लग रही है। भाई रॉकेट और जेट में हम उसको क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हाई टेम्परेचर को रजिस्ट कर सकती है। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम एलॉय विद द लेस देन 6% कॉपर इज यूज इन मेकिंग द ऑटोमोबाइल पिस्टन्स। एल्यूमिनियम एलॉय हम यूज करते हैं ऑटोमोबाइल पिस्टन बनाने के लिए अंदर, जिसके अंदर 6% से कम कॉपर होता है। तो पहली स्टेटमेंट सही है। डूर एल्यूमिनियम कंटेनिंग 4% कॉपर हैज़ ए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इज़ वेल यूजेबल वेन एवर अल्कलाइन एनवायरनमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट। भाई एल्यूमिनियम इस टाइप का एलॉय जिसमें 4% कॉपर है, उसकी बढ़िया टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और अल्कलाइन एनवायरनमेंट में हम उसको यूज करते हैं, वो यूज नहीं करते।
और ऐसे एनवायरनमेंट में यूज करते हैं जो अल्कलाइन नहीं हो। तो दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, पहले दूसरी सही है, लेकिन आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करने लग रही। अब बाकी इस टाइप का क्वेश्चन है, तो भैया आप याद करने थोड़े ना बैठोगे एल्यूमिनियम एलॉय में कितने % कॉपर होएगा और कब कहाँ उसको यूज करना है। तो इक्का दुक्का इस टाइप का क्वेश्चन मान लो पेपर में आ भी जाता है तो आप छोड़ सकते हो। बाकी अगर आपने पढ़ लिया और पेपर में याद रह जाता है तो बढ़िया बात है। तो ये आप देख सकते हो, बाकी ये चीज़ें हम याद करने नहीं बैठ सकते। अगला क्वेश्चन, देयर इज़ नो प्रैक्टिकल मेथड ऑफ कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक सरफेस ऑफ द एग्रीगेट। तो कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन का ऐसा कोई मेथड नहीं है जिसके अंदर हम स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट को लेते हो। तो सही बात है भाई, जो मिक्स डिज़ाइन होता है हम एग्रीगेट के सरफेस एरिया को उसमें कंसिडर नहीं करते। दूसरी स्टेटमेंट, सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट प्ले ए वाइटल रोल इन अचीविंग द राइट मिक्स डिज़ायरेबल फॉर द डिज़ायर स्ट्रेंथ। जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है राइट मिक्स डिज़ाइन करने के अंदर। तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन आपस में एक्सप्लेन नहीं करने लग रही। जो वर्केबिलिटी वगैरह हो गई वो किस पर डिपेंड करेगी, भाई एग्रीगेट का सरफेस एरिया कैसा है। कोर्स एग्रीगेट का सरफेस एरिया कम होता है, उसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी। फाइन एग्रीगेट का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। बाकी कोई ऐसा मिक्स डिज़ाइन हमारे पास अवेलेबल नहीं है जिसके अंदर हम सरफेस एरिया को देखते हों। अगला क्वेश्चन, एयर सीजनिंग ऑफ द स्ट्रक्चरल टिम्बर रेंडर इट मोर ड्यूरेबल टफ एंड इलास्टिक। जब आप एयर सीजनिंग करोगे टिम्बर की तो वो ड्यूरेबल टफ और इलास्टिक हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। एयर सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज मोस्ट इकोनॉमिकल एंड इको फ्रेंडली मेथड ऑफ ट्रीटमेंट व्हेन टाइम इज नॉट ए कंस्ट्रेंट क्राइटेरिया। जो एयर सीजनिंग होती है सबसे इकोनॉमिकल मेथड होता है और इको फ्रेंडली मेथड होता है, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करने लग रही। सीजनिंग से ड्यूरेबिलिटी, टफनेस और इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है। अगला क्वेश्चन, लाइनिंग ऑफ न्यूक्लियर प्लांट विद स्पेसिफिकली हैवी कंक्रीट इज नीडेड फॉर शील्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द सेवरल डेंजरस मटेरियल। जो न्यूक्लियर प्लांट की लाइनिंग होती है वो हम कैसे करते हैं भाई, लिथियम प्लास्टर होता है, बैरियम प्लास्टर होता है, उसकी वो हेल्प से करते हैं भाई। शील्डिंग और प्रोटेक्शन के लिए ये ज़रूरी होता है। तो बिल्कुल सही बात है, पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट, लिमोनाइट इज़ वन स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीगेट पोसेस दी हाई डेंसिटी। तो लिमोनाइट एक स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीगेट होता है जिसकी हाई डेंसिटी होती है। तो बिल्कुल सही बात है। हैवी कंक्रीट बनानी हो तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हैवी कंक्रीट में किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लिमोनाइट का यूज कर सकते हैं। और न्यूक्लियर प्लांट की लाइनिंग के लिए हम हैवी कंक्रीट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, ए स्टील कॉलम इज पिन एट बोथ हैंड एंड हैज ए बकलिंग लोड ऑफ 200 किलोन्यूटन इफ द कॉलम इज रिस्ट्रेंट अगेंस्ट लेटरल मूवमेंट एट इट्स मिड हाइट द बकलिंग लोड विल बी। भाई ये कॉलम है, दोनों एंड उसके आपने पिन कर रखे हैं, तो इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी पिन वाले की। दोनों एंड जिसके पिन हो या भाई हिंज हो उसकी इफेक्टिव लेंथ होती है एल, और उसके लिए बकलिंग लोड कितना 200। सही बात है। अगर आपने क्या करा, इट इज़ रिस्ट्रेन अगेंस्ट लेटरल मूवमेंट एट इट्स मिड हाइट द बकलिंग लोड विल बी। तो बकलिंग लोड का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है भाई, पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर। पहले इफेक्टिव लेंथ इसकी कितनी थी भाई, एल मान लो इसकी इफेक्टिव लेंथ, भाई एल लेंथ का कॉलम था, इफेक्टिव लेंथ इसकी एल है। लेकिन बाद में आपने क्या करा, बीच वाली हाइट पे इसको रिस्ट्रेन कर दिया, तो इफेक्टिव लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, एल बाई 2 हो जाएगी। इफेक्टिव लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, एल बाई 2 हो जाएगी। तो लेंथ के अंदर आपको पुट करना, बाकी सारी चीज़ें सेम रहनी है। तो यूलर लोड इसका कितना आ जाएगा, बकलिंग लोड 800 किलो न्यूटन। कितना आ जाएगा, 800 किलो न्यूटन। इफेक्टिव लेंथ निकालनी थी बस इसके अंदर आपको, और कुछ नहीं था भाई। पहले इफेक्टिव लेंथ एल थी, बीच में आपने रिस्ट्रेन कर दिया तो इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी, एल बाई 2। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉलम स्प्लाइसिंग। तो कॉलम स्प्लाइसिंग के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्प्लाइस शुड बी प्रोवाइडेड क्लोज टू द पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन इन ए मेंबर। तो पहली स्टेटमेंट सही है। कॉलम स्प्लाइस को हम कहाँ प्रोवाइड करेंगे, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन के ऊपर। भाई जहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट सबसे कम होगा भाई हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं स्प्लाइस को। स्प्लाइस होती क्या है भाई, आपको कॉलम बनाना था 10 मीटर का, आपके पास कॉलम है 6 मीटर की, ठीक है। तो आपको आपस में जोड़ने पड़ेंगे ना दो कॉलम को, तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, स्प्लाइसिंग कर देते हैं। और कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जहाँ बेंडिंग मूवमेंट सबसे कम हो, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन के पास। सेकंड स्टेटमेंट, स्प्लाइस शुड बी लोकेटेड नियर टू द पॉइंट ऑफ लेटरल रिस्ट्रेन इन ए मेंबर। जो हम स्प्लाइस प्रोवाइड करते हैं वो कहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे भैया आपका जॉइंट है उसके आसपास प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कॉलम के अंदर हम h/3 से लेकर h/4 हाइट के आसपास प्रोवाइड करते हैं।
तो पॉइंट ऑफ रिस्ट्रेन यानी कि जहाँ पे जॉइंट है या भाई आपका बीम और कॉलम का जॉइंट है उसके आसपास प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट, मशीन कॉलम फॉर परफेक्ट बियरिंग वुड नीड स्प्लाइस टू बी डिजाइन फॉर एक्सियल फोर्स ओनली। जो स्प्लाइस होता है, स्प्लाइस को हम किसके लिए डिज़ाइन करते हैं, इसके अंदर एक्सियल फोर्स भी आएगी और बेंडिंग मोमेंट भी आता है। ठीक है भाई, कॉलम पे बेंडिंग मोमेंट है तो स्प्लाइस के ऊपर भी बेंडिंग मोमेंट आएगा। बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, m डिवाइड बाई एच के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, m डिवाइड बाई एच के। लेकिन तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं क्योंकि ये कहने लग रहा है केवल एक्सियल फोर्स आएगा, तो पहली दूसरी सही है। स्प्लाइसिंग कहाँ प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कम से कम होएगा, पॉइंट ऑफ लेटरल रिस्ट्रेन के पास प्रोवाइड करेंगे, इसके अंदर बेंडिंग मोमेंट और एक्सियल फोर्स आएगी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बकलिंग ऑफ द कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ ए गर्डर विदाउट ट्रांसफर स्टिफनर कैन बी अवॉइडेड इफ। भाई जो गर्डर है, भाई इस टाइप का गर्डर है, ये क्या कंप्रेशन फ्लैंज आपका कौन सा है, जो ऊपर वाली ये प्लेट आपको दिख रही है आपकी कंप्रेशन फ्लैंज है, ये बक्कल ना हो तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। उसके लिए कंडीशन है डेप्थ अपॉन थिकनेस ऑफ वेब शुड बी स्मॉलर देन 345 EF का स्क्वायर। इसको आप याद कर सकते हो भाई। डेप्थ क्या होगी, डेप्थ इसकी ओवरऑल डेप्थ हो गई, थिकनेस ऑफ वेब यानी कि जो इसकी वेब है, इस वेब की थिकनेस, इसका रेशो किससे कम होना चाहिए, 345 EF के स्क्वायर से। ऊपर वाले को बोलते हैं कंप्रेशन फ्लैंज, इसको बोलेंगे टेंशन फ्लैंज, ये बीच में इसको हम बोलेंगे वेब। तो टू अवॉइड बकलिंग ऑफ द कंप्रेशन फ्लैंज IS 800 स्पेसिफाई द फॉलोइंग वेब रिक्वायरमेंट व्हेन ट्रांसफर स्टिफनर आर नॉट प्रोवाइडेड। ट्रांसफर स्टिफनर क्या होते हैं, भैया आपका गर्डर है, ठीक है, ये ऊपर वाली कंप्रेशन फ्लैंज, ये टेंशन फ्लैंज, यहाँ पे जो ये प्लेट लगा देते हैं, बहुत बार ऐसे प्लेट लगा देते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर स्टिफनर। अगर इसको साइड से देखें तो ऐसे ये आपका गर्डर है, यहाँ आपने कुछ ये प्लेट लगा दी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स स्टिफनर। तो जब आपने ट्रांसफर स्टिफनर प्रोवाइड कर रखे, वो प्रोवाइड नहीं कर रखी, ट्रांसफर स्टिफनर नॉट प्रोवाइड, जैसे हमारे क्वेश्चन में था नॉट प्रोवाइड, तो डेप्थ अपॉन थिकनेस वेब किससे कम होनी चाहिए, 345 EF के स्क्वायर से। और ये EF क्या है, EF है रूट ऑफ 250 अपॉन यील्ड स्ट्रेंथ, रूट ऑफ 250 अपॉन यील्ड स्ट्रेंथ। और अगर आपने ट्रांसफर स्टिफनर को प्रोवाइड कर रखा है और जो स्पेसिंग है, जो आपने ये वर्टिकल वाले स्टिफनर लगाए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर स्टिफनर भी बोल देते हैं। इनकी जो स्पेसिंग है 1.5 D से ज़्यादा की हो तो भी सेम क्राइटेरिया रहेगा, लेकिन अगर इनकी स्पेसिंग 1.5 D से कम होगी तो डेप्थ अपॉन थिकनेस ऑफ वेब क्या हो सकता है, स्मॉलर देन 345 EF। EF क्या है, 250 अपॉन FY का रूट, D हमारी वेब की डेप्थ हो गई, TW थिकनेस ऑफ दी वेब हो गई। अगला क्वेश्चन, A simply supported steel beam of rectangular section and of span L is subjected to a uniformly distributed load. The length of the plastic hinge by considering moment ratio of 1.5 will be nearly। तो भाई सिंपली सपोर्टेड बीम है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, जिसकी लेंथ L है, आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड उसके ऊपर लगा रखा है। तो भाई प्लास्टिक हिंज की लेंथ क्या होगी, इसको आप प्लास्टिक इंच बोल लो, लेंथ ऑफ इलास्टोप्लास्टिक जोन बोल लो, तो कुछ भी बोल सकते हो इसको। SSC में ये पहले आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए लेंथ ऑफ इलास्टोप्लास्टिक जोन क्या होता है, L 1 - 1 अपॉन शेप फैक्टर। तो भाई रेक्टेंगुलर बीम के लिए शेप फैक्टर कितना होता है, 1.5। वो चीज़ उन्होंने क्वेश्चन में दे भी रखी भाई 1.5। मूवमेंट रेशो बोल लो उसको, शेप फैक्टर बोल लो, चीज़ तो एक ही है। तो L रूट ऑफ 1 - 1 अपॉन शेप फैक्टर, ये आप फॉर्मूला देख सकते हो। लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज या फिर लेंथ ऑफ इलास्टोप्लास्टिक जोन किसके इक्वल होता है, L 1 - 1 अपॉन शेप फैक्टर। शेप फैक्टर रेक्टेंगुलर बीम के लिए कितना होता है, 1.5, क्वेश्चन में भी दिया रखा है 1.5। वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 0.58 L। अगला क्वेश्चन, A single angle of thickness 10 mm is connected to a gadget by a 6 number of 18 mm dia bolt with a pitch of 50 mm and with edge distance of 30 mm। ठीक है, तो भाई एक सिंगल एंगल है जिसकी 10 mm थिकनेस थी, उसको हमने गजेट से कनेक्ट कर दिया, जैसे कि आप डायग्राम देखो इस टाइप से। द नेट एरिया ऑफ ब्लॉक शियर फेलियर अलोंग द लाइन ऑफ ट्रांसमिटेड फोर्स। तो जैसे आपको डायग्राम में दिखने लग रहा है, भैया आपको एंगल सेक्शन है, ये आप ऊपर से देखने लग रहे हो और इधर आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, इधर आपने फोर्स लगाई, ऊपर से आप देखने लग रहे हो, ये आपका एंगल हो गया
50 mm इसकी पिच दे रखी है, 30 mm इसका क्या दे रखा है, एज डिस्टेंस दे रखा है। तो आपको ब्लॉक शियर फेलियर होएगा तो नेट एरिया निकालना। ब्लॉक शियर में क्या होता है, इस टाइप से फेल हो जाता है कुछ हमारा सेक्शन, जैसे कि डायग्राम में दिखने लग रहा है। नेट एरिया निकालना है तो भाई यहाँ पे जो एरिया होगा हम उसको निकाल लेंगे। वो क्या हो जाएगा, इसमें होल देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, और जो ये छठे वाला होल है ये ऐसे है भाई, ठीक है। तो इसमें 0.5 लेंगे हम। जो ये छठे वाला होल है वो कैसे है, इस टाइप से, तो केवल हम 0.5 डायमीटर लेंगे। तो हमने कितना माइनस कर दिया, 5.5 इंटू 18, 18 mm बोल्ट की होल का डाया था। 18 mm क्या था, बोल्ट के होल का डायमीटर था। थिकनेस कितनी थी इसकी, 10 mm इस प्लेट की थिकनेस थी। तो भाई लेंथ लिख ली हमने कितनी है भाई, 30 + 50 + 50 + 50 + 50, उसमें से डायमीटर को माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, हमारा नेट एरिया कितना आ गया, 10 mm²। तो ठीक है दोस्तों, आज इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन तक 25 क्वेश्चन हमारे बच गए हैं इसके ESC 2018 के। तो अगले लेक्चर में हम उनको कर लेंगे। तब तक आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक योर फॉर एग्जाम।